नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मस्ती चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और हम लोग देख रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी द्वारा जो परीक्षाएं हुई हैं उनमें आए हुए प्रश्नों को। और ये प्रश्न आपको आगे की परीक्षाओं में हेल्प करेंगे। तो खास तौर से 15, 16 और जो भी अब तक परीक्षाएं हुई 15 के बाद उनको हम लोग देख रहे हैं। आज हम लोग का टॉपिक है लेखक एवं रचनाएं, गद्य और पद्य। और इसमें आपके सामने पहला प्रश्न है। चलिए सीधे मुद्दे की बात करते हैं। पहले प्रश्न के आंसर करिए फटाफट। हिंदी की आदि जननी क्या है? बताइए दोस्तों, हिंदी की आदि जननी क्या है? तो हिंदी की आदि जननी संस्कृत को माना जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। संस्कृत पाली प्राकृत भाषा से होती हुई अपभ्रंश तक पहुंची है। संस्कृत जो है पाली प्राकृत भाषा से होते हुए अपभ्रंश तक पहुंची है। फिर अपभ्रंश अवहट्ट से गुजरती हुई प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी का रूप लेती है। ठीक है, तो अपभ्रंश अवहट्ट से होते हुए गुजरती हुई प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी का रूप लेती है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? बताइए। हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया? तो हिंदी कालखंड को 4 खंडों में विभक्त किया गया है। चलिए आगे चलते हैं कि 4 कालखंडों में विभक्त किया गया। कौन कौन से? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। ये आपके 4 खंड हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 खंडों में विभाजित किया गया है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतः कब से माना जाता है? बताइए। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतया कब से माना जाता है? ये 1850 से माना जाता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतया 1850 ईस्वी से माना जाता है। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? बताइए। अच्छा प्रश्न है। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था जयभट्ट के शिलालेख में। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, जयभट्ट के शिलालेख में। गुजरात के शासक जयभट्ट लगभग 7वीं-8वीं शताब्दी के शिलालेख में देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। इस सारी चीज़ें हम लोग को याद करनी पड़ेंगी, ठीक है ना। गुजरात के शासक जयभट्ट के शिलालेख में देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? लिपि बताइए। ये तो आप जानते ही हैं कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी जो है गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया? पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया? बताइए। तो पंजाब में हिंदी का प्रचार जो है श्रद्धाराम फिलौरी ने किया है। ये सब स्टैटिक क्वेश्चन है, इनको हमको याद करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। पंजाब में हिंदी का प्रचार श्रद्धाराम फिलौरी ने किया। इन्होंने लोकप्रिय आरती ओम जय जगदीश हरे की रचना की है। ओम जय जगदीश हरे जो आप लोकप्रिय आरती पढ़ सुनते हैं,
इसकी रचना श्रद्धाराम फिलौरी ने की है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है, बताइए। कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? तो आप जानते हैं कि पंजाबी जो है प्राचीन भाषा नहीं है। संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, ये सब देख रहे हैं कि संस्कृत से होते हुए पाली प्राकृत अपभ्रंश होते हुए हिंदी पहुंची अपने वर्तमान समय में। तो वही कह रही है कि पंजाबी जो है प्राचीन भाषा नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। पंजाबी प्राचीन भाषा नहीं है, जबकि संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश प्राचीन भाषाएं हैं। चलिए और आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? तो आप जानते हैं कि हिंदी साहित्य का काल विभाजन क्या है? हम लोग देखे थे आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। इसमें संयुक्त काल तो कोई नहीं दिख रहा है। यही आपको क्या होगा, आंसर हो जाएगा। सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन करने का प्रयास किया। उन्होंने इसे 10 वर्गों में बांटा। हिंदी साहित्य के काल विभाजन में विद्वानों में मतभेद है। सर्वमान्य रूप से इसे इस रूप में विभाजित किया जा सकता है। आदिकाल, जिसको वीरगाथा काल भी कहते हैं, पूर्व मध्यकाल भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल रीति काल और आधुनिक काल को गद्य काल भी कहा जाता है। पद्य नहीं, गद्य। संयुक्त काल नाम से कोई विभाजन नहीं किया गया। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहते हैं और उत्तर मध्यकाल को रीति काल। पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया है, बताइए। पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया है? तो ये वीरगाथा काल, आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहते हैं। इसी समय की रचना है। इसमें राजाओं की खूब वीरताई और प्रशंसा की जाती थी। चलिए और आगे चलते हैं। पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के आदिकाल में लिखा गया है। इसके रचनाकार चंद्रबरदाई हैं। चंद्रबरदाई। कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के संत कवि हैं, बताइए। कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास आदि कौन से काल के संत कवि हैं? ये हैं भक्ति काल के। आप ये सब देखते रहे कौन से एग्जाम में पूछा हुआ है। कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि भक्ति काल के संत कवि हैं। कबीर निर्गुण मार्गी काव्य धारा के कवि हैं, जबकि तुलसी एवं सूरदास सगुण मार्गी काव्य धारा के कवि हैं। कबीर जो है निर्गुण मार्गी काव्य धारा के कवि हैं, जबकि तुलसी एवं सूरदास सगुण काव्य धारा के कवि हैं। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल। विधान वन रक्षक एवं वन रक्षक मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल के बारे में पूछा गया है। ये मानी जाती है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक माना जाता है। 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक माना जाता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। निम्न में से किस धातु से भाषा बनी है, बताइए।
किस धातु से भाषा बनी है? तो भाषा जो है भास धातु से बनी है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। भाषा जो है भास धातु से बनी है। भाषा शब्द की उत्पत्ति भास धातु में आ प्रत्यय लगाने से हुआ है। उपसर्ग पहले होता है और प्रत्यय बाद में होता है। उपसर्ग पहले, तो वही कह रहा है कि भाषा शब्द की उत्पत्ति भास धातु में आप प्रत्यय लगाने से हुई है। आज जोड़ देंगे यहाँ पर तो भाषा हो जाएगा। लिपि की आवश्यकता होती है, बताइए लिपि की आवश्यकता किस लिए होती है? तो लिपि की आवश्यकता जो है भाषा लिखने में होती है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। भाषा लिखने के लिए लिपि की आवश्यकता होती है। लिपि का शाब्दिक अर्थ होता है लिखित या चित्रित करना। लिपि का शाब्दिक अर्थ होता है लिखित या चित्रित करना। ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वह लिपि कहलाती है। ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वह लिपि कहलाती है। भाषा के शुद्ध रूप ज्ञान किससे होता है? शुद्ध रूप ज्ञान बताइए। भाषा का शुद्ध रूप ज्ञान जो है व्याकरण से होता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। व्याकरण से भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। व्याकरण से भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? बताइए। आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहा जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता कहा जाता है। उन्होंने नाटक, निबंध, विधाओं के माध्यम से हिंदी गद्य लेखन को बढ़ावा दिया। तो बताइए दोस्तों, पूछ रहा है कि सूरदास के गुरु कौन थे? बताइए। सूरदास के गुरु थे वल्लभाचार्य जी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य थे। वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं पूर्व मीमांसा भाष्य, गायत्री भाष्य, पत्रावलंबन, पुरुषोत्तम सहस्रनाम। तो ये जो है वल्लभाचार्य के रचनाएं हैं। तो देखिए, सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य थे। इन्होंने पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी। इनकी प्रमुख रचनाएं पूर्व मीमांसा भाष्य, गायत्री भाष्य, पत्रावलंबन, पुरुषोत्तम सहस्र नाम आदि है। सूरसागर के रचयिता कौन है? बताइए दोस्तों। सूरसागर के रचयिता कौन है? तो सूरसागर के रचयिता सूरदास हैं। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। भक्ति काल के सगुण मार्गी कृष्ण काव्य धारा के कवि सूरदास जी की रचनाएं हैं सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। ये सभी जो रचनाएं हैं सूरदास जी की हैं। सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। इनमें से कौन भक्ति काल का कवि नहीं है? बताइए। कौन भक्ति काल का कवि नहीं है? तो बताइए। इनमें अब देख रहे हैं कि ये जो है कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास भक्ति काल के कवि हैं, जबकि बिहारी जो है रीति काल के कवि हैं। रीत काल के कवि हैं
तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। बिहारी रीत काल के कवि हैं जबकि शेष भक्ति काल के कवि हैं। बिहारी की एकमात्र रचना बिहारी सतसई 700 दोहों का संकलन, 700 दोहों का संकलन है। इनके दोहों में श्रृंगार रस की प्रधानता है जो गागर में सागर भरते हैं। ठीक है ना। तो बिहारी जो है एक रचना के माध्यम से पूरे फेमस हो गए, वो है बिहारी सतसई 700 दोहों का संकलन। और श्रृंगार रस की प्रधानता है, गागर में सागर भरने का काम करते हैं। निम्न में रीतिकाल का कवि कौन है, बताइए। तो अभी इससे पहले वाले प्रश्न में हम लोग देखें कि रीतकाल के कवि कौन है। तो बिहारी जी जो हैं रीतकाल के कवि हैं। कवि बिहारी रीतकाल के कवि हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना बिहारी सतसई है। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नंदन पंत छायावाद काल के कवि हैं। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया है, बताइए। रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया है। तो इसका स्टार करके आंसर दे रहा है, उसमें व्याख्या दे रहा है, उसको हम लोग देख लेते हैं वहीं से। मुरलीधर चतुर्वेदी की रचनाएं रत्नावली लघु दोहा संग्रह, रत्नावली लघु दोहा संग्रह, दोहा रत्नावली आदि हैं। दोहा रत्नावली तुलसीदास की पत्नी रत्नावली द्वारा रचित भी मिलती है। दोहा रत्नावली तुलसीदास की पत्नी रत्नावली द्वारा रचित भी मिलती हैं। चूंकि प्रश्न में रत्नावली दोहा पूछा गया है, देखिए दोहा रत्नावली पूछा गया, अतः स्पष्ट उत्तर देना संभव नहीं है। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सी रचना जो है तुलसीदास की नहीं है। फटाफट आंसर करिए। तो देख रहे हैं कि भक्तमाल, भक्तमाल जो है तुलसीदास की नहीं बल्कि नाभादास की है। नाभादास की रचना है और यही आपका आंसर हो जाएगा। जबकि रामचरितमानस, गीतावली, कृष्ण गीतावली ये सभी जो है तुलसीदास की रचनाएं हैं। भक्तमाल के रचनाकार तुलसीदास नहीं बल्कि कौन है, नाभादास हैं। रामचरितमानस, गीतावली, कृष्ण गीतावली तुलसीदास की रचनाएं हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध कबीरदास, सूरदास और महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन आदि किस प्रदेश से हैं। ये सभी लोग किस प्रदेश से हैं, बताइए। सभी लोग उत्तर प्रदेश से हैं। कबीर, सूर, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन आदि उत्तर प्रदेश से हैं। चलिए आगे चलते हैं। आदि उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है, कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है, बताइए। तो कबीर जी जो है निर्गुण भक्ति की उपासना करते थे। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। निर्गुण और सगुण दो आता है, तो ये निर्गुण भक्ति के उपासक थे। कबीर की भक्ति का स्वरूप निर्गुण है। वह निर्गुण एवं निराकार ब्रह्मा की उपासना करते थे। बीजक उनकी रचना है। कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी या साधुकड़ी कहा जाता है। कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी या साधुकड़ी कहा जाता है और इनकी प्रसिद्ध रचना है बीजक। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों।
कबीरदास की भाषा कौन सी थी, बताइए। कबीरदास की भाषा साधुकड़ी या पंचमेल खिचड़ी या पंचमेल खिचड़ी। कबीरदास की भाषा साधुकड़ी या पंचमेल खिचड़ी है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड समाचार पत्र उदंत मार्तंड है। पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने इसका प्रकाशन कलकत्ता से 1826 को साप्ताहिक पत्र के रूप में प्रारंभ किया। तो उदंत मार्तंड के प्रकाशक कौन है? जुगल किशोर शुक्ला। जुगल किशोर शुक्ला शुक्ल शुक्ल हो गया। और 1826 याद रखिए, साप्ताहिक, ये सब चीजें पूछी जा सकती हैं आपसे परीक्षा में। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? नामवर सिंह को। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। वर्ष 1971 में नामवर सिंह को उनकी साहित्यिक आलोचना कृति कविता के नए प्रतिमान के लिए हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में सभी भाषाओं को दिया जाता है। संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार का संबंध संविधान की 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं से है। यह भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है और प्रतिवर्ष संविधान के 8वें अनुसूची में भारतीय भाषाओं के किसी विख्यात साहित्यकार को प्रदान किया जाता है। वर्ष 2018 का 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अंग्रेजी के प्रख्यात लेखक एवं उपन्यासकार अमिताभ घोष को प्रदान किया गया। 2018 का 54वां। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। मधुशाला के लेखक कौन है, बताइए। तो आप जानते हैं मधुशाला के लेखक हमारे बच्चन साहब हैं। चलिए आगे चलते हैं। मधुशाला के लेखक हरिवंश राय बच्चन हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं मधुबाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण, 10 द्वार से सोपान तक। निशा निमंत्रण, 10 द्वार से सोपान तक, नीड़ का निर्माण फिर, क्या भूलूं क्या याद करूं आदि। तो ये सब जो है हरिवंश राय बच्चन की रचनाएं हैं। निशा निमंत्रण, द्वार से सोपान तक, 10 द्वार से सोपान तक, नीड़ का निर्माण फिर, क्या भूलूं क्या याद करूं आदि। जूही की कली कविता के कवि कौन है, बताइए। जूही की कली कविता के कवि जो है निराला जी जो हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। जूही की कली कविता के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, कुकुर मुत्ता। तो निराला जी एकदम निराला की तरह रहते थे, ठीक ना। जूही की कली, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति और कुकुर मुत्ता याद रखिए। ये दोनों तो राम की शक्ति पूजा और जूही की कली बहुत चर्चित हैं, लेकिन सरोज स्मृति भी इनकी रचनाएं हैं और कुकुर मुत्ता। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। कौन सी पुस्तक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित नहीं है, बताइए। प्रेमचंद्र द्वारा लिखित नहीं है
तो ध्रुव स्वामिनी के लेखक जो हैं जयशंकर प्रसाद हैं। प्रसाद, ध्रुव स्वामिनी के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। और उसके बाद कायाकल्प, रंगभूमि, कर्मभूमि, ये सब जो है प्रेमचंद्र द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक नाटक है। मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित पुस्तकें कायाकल्प, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, गबन गोदान आदि। चलिए आगे चलते हैं। अष्टछाप का कवि है कौन? जो है अष्टछाप का कवि है, बताइए। तो इसमें सूरदास जो हैं अष्टछाप के कवि हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। गोस्वामी विठल नाथ ने संवत 1602 ईस्वी के लगभग अपने पिता वल्लभाचार्य के 4 शिष्यों और अपने 4 शिष्यों को लेकर अष्टछाप के प्रसिद्ध भक्त कवियों की मंडली की स्थापना की। अष्टछाप कवियों में शामिल थे कौन? कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, नंददास, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास। ये 8 लोग हैं। गोस्वामी विठल नाथ ने 1602 ईस्वी के लगभग अपने पिता वल्लभाचार्य के 4 शिष्यों और अपने 4 शिष्यों को लेकर अष्टछाप के प्रसिद्ध भक्त कवियों की मंडली की स्थापना की। ठीक है ना। इसमें कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी और नंददास, छीत स्वामी और चतुर्भुज दास। छंद शास्त्र के आदि प्रणेता थे। बताइए दोस्तों, छंद शास्त्र के आदि प्रणेता कौन थे? पिंगल ऋषि। छंद शास्त्र के आदि प्रणेता जो है पिंगल ऋषि को माना जाता है। आदि प्रणेता पिंगल नाम के ऋषि थे। अतः छंद को पिंगल के नाम से भी जाना जाता है। अतः छंद को पिंगल के नाम से भी जाना जाता है। मात्रा या वर्ण को सूत्र में पिरोकर की गई वाक्य रचना को छंद कहते हैं। जैसे व्याकरण द्वारा गद्य का अनुशासन होता है, वैसे ही छंद द्वारा पद्य का, व्याकरण द्वारा गद्य का अनुशासन होता है, वैसे ही छंद द्वारा पद्य का। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। रचनाकार और रचना का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर करिए फटाफट। तो फटाफट आंसर करिए। तो देखिए यहाँ पर जो है तुलसीदास रामचरितमानस सही है और जायसी पद्मावत सही है, लेकिन कुतुबन की रचना मृगावत नहीं, वैसे थोड़ा सा मृगावती है। कुतुबन की रचना मृगावती, ये ठीक है। और मंझन की रचना मधुमालती और उस्मान की रचना चित्रावली है। मंझन की रचना जो है मालती है और चित्रावली उस्मान की रचना है। तो वैसे इसमें डी को आंसर किया जा सकता है, क्योंकि मृगावती ये लिखने में गलती लग रही है, वर्तनी त्रुटि है। ठीक है ना। तो डी को आंसर किया जा सकता है। मंझन लिखे हैं मालती। ठीक है ना। मंझन की रचना मधुमालती,
मधुमालती इनका नाम पूरा है, मधुमालती। मंजन की रचना मधुमालती और चित्रावली जो उस्मान द्वारा रचित है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर डी आंसर हो सकता है। ये इसलिए हो सकता है आ रहा है कि यहाँ पर नहीं तो ये दोनों गलत हो जाता। वैसे मृगावती ये लिया जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर बी और डी दोनों तरह। विकल्प डी में कुतुबन की रचना मृगावत दिया गया, जो गलत है। कुतुबन की रचना मृगावती, मंजन की रचना मधुमालती, मंजन की रचना मधुमालती और उस्मान की रचना चित्रावली है। मंजन की रचना मधुमालती और उस्मान की रचना चित्रावली है। डी माना था, ठीक है ना। क्यों नहीं मानेगा, थोड़ा सा आप वर्तनी त्रुटि को स्पेस दीजिए। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। कछुआ धर्म और मारेसिस मारेसी मोही कुठाव किसकी रचना है? कछुआ धर्म और मारेसी मोही कुठाव किसकी रचना है? ये रचना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। थोड़ा सा हट करके भी पूछ लेता है। और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लोअर की ये परीक्षा का प्रश्न है 19 का सेकेंड शिफ्ट का। तो कछुआ धर्म और मारेसी मोही कुठाव चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। कछुआ धर्म, मारेसी मोही कुठाव इनकी अन्य रचनाएं उसने कहा था, बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन आदि है। उसने कहा था बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन। चंद्रकांता के उपन्यासकार बताएं। तो चंद्रकांता किनके द्वारा लिखा गया बताइए। ये बहुत फेमस उपन्यास है और इसके लेखक हैं देवकी नंदन खत्री। इसके लेखक है चंद्रकांता के देवकी नंदन खत्री जी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। चंद्रकांता उपन्यास के उपन्यासकार देवकी नंदन खत्री हैं। इन्होंने चंद्रकांता संतति की रचना की जो 24 भागों में है। इन्होंने चंद्रकांता संतति की रचना की जो 24 भागों में है। सूरज का सातवां घोड़ा रचना की विधा है बताइए। सूरज की सातवां घोड़ा क्या है? कहानी, उपन्यास, आत्मकथा, निबंध बताइए। तो सूरज का सातवां घोड़ा जो है धर्मवीर भारती का उपन्यास है। धर्मवीर भारती। सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती का उपन्यास है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती का उपन्यास है जो वर्ष 1952 में लिखा गया। धर्मवीर भारती के अन्य उपन्यास गुनाहों के देवता तथा 11 सपनों का देश इत्यादि है। तो धर्मवीर भारती मूलतः उपन्यासकार दिख रहे हैं। सूरज का सातवां घोड़ा, गुनाहों के देवता तथा 11 सपनों का देश। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। उसने कहा था कहानी के लेखक हैं बताइए। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन हैं? उसने कहा था कहानी के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चलिए आगे चलते हैं। गुलेरी हैं। अन्य रचनाएं हैं घंटाघर, धर्मपरायण रिच, पाठशाला, बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन। ये सब जो है धर्मवीर भारती की रचनाएं हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। रीतिकाल का अन्य नाम है बताइए। रीतिकाल का अन्य नाम क्या है? रीतिकाल का अन्य नाम है श्रृंगार काल। रीतिकाल का अन्य नाम है श्रृंगार काल। ऑप्शन सी होगा। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है, किंतु अधिकांश विद्वान आज भी इस काल को रीतिकाल कहना ही अधिक उपयुक्त समझते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसका नामकरण रीतिकाल ही किया है।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसका नामकरण रीतिकाल ही किया है। तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जो इसका श्रृंगार काल बताए हैं, ठीक ना, रीतिकाल का। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन जीवनी है, बताइए। निम्न में से कौन जीवनी है? तो आवारा मसीहा। आवारा मसीहा जो है शरत चंद्र चटर्जी की जीवनी है। शरत चंद्र चटर्जी की जीवनी है। आवारा मसीहा जो है शरत चंद्र चटर्जी की जीवनी है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की कृति है। यह बांग्ला उपन्यासकार शरत चटर्जी की जीवनी है, ठीक है ना। तो लिखा कौन है? विष्णु प्रभाकर, इन्होंने लिखा है। और यह बांग्ला उपन्यासकार शरत चंद्र चटर्जी की जीवनी है। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा का रेखा चित्रण, चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध तथा नील का निर्माण हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। तो आवारा मसीहा जो है इसको लिखने वाले विष्णु प्रभाकर है, लेकिन यह शरत चंद्र चटर्जी की जीवनी है। और अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा का रेखा चित्र है। और चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध तथा नील का निर्माण हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर करिए दोस्तों फटाफट। एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए कि जिसमें हिंदवी छूट और किसी बोली का पुट न मिले। पंक्तियां किस लेखक की हैं? जिसमें हिंदवी छूट और किसी बोली का पुट न मिले, किस लेखक की कवि हैं? पंक्तियां किस लेखक की हैं, बताइए। तो ये जो है पंक्तियां जो हैं मुंशी इंसा अल्लाह खां की रानी केतकी कहानी से लिया गया है। मुंशी इंसा अल्लाह खां लिखे हैं रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। प्रस्तुत पंक्तियां मुंशी इंसा अल्लाह खां की कृति रानी केतकी की कहानी से उद्धृत है। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित पत्रिकाओं में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी? भारतेंदु हरिश्चंद्र, बताइए। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है कौन सी पत्रिका का प्रकाशन करते थे? तो ये उनकी पत्रिका थी कवि बचन सुधा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1868 ईस्वी में कवि बचन सुधा पत्रिका निकाली। 1800 हरिश्चंद्र मैगजीन और फिर बाला बोधिनी नामक पत्रिकाएं निकाली। वैष्णव भक्ति के प्रचार के लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने तदीय समाज की स्थापना की। तदीय समाज की स्थापना की। तो इसको याद रखिए। कवि बचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र 1868 और हरिश्चंद्र मैगजीन और बाला बोधिनी तदीय समाज, ये सब भारतेंदु हरिश्चंद्र से जुड़ा हुआ है। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं, बताइए। आंचलिक रचनाएं क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा।
आंचलिक रचनाएं क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं। इन रचनाओं में क्षेत्र विशेष की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक जीवन के साथ साथ बोली, संस्कृति आदि का वर्णन किया जाता है। फणीश्वर नाथ रेणु, नागार्जुन आदि प्रमुख आंचलिक रचनाकार हैं। फणीश्वर नाथ रेणु, नागार्जुन आदि प्रमुख आंचलिक रचनाकार हैं। मैला आंचल प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास है। फणीश्वर नाथ रेणु का ही है। मैला आंचल प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास है। तो मैला आंचल के लेखक हैं, रचनाकार हैं फणीश्वर नाथ रेणु। हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है, बताइए। हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? तो ये जो है पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। पृथ्वीराज रासो जो चंद बरदाई द्वारा लिखा गया है। प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ पृथ्वीराज रासो जो चंद बरदाई द्वारा लिखा गया है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है, बताइए। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है, यह है परीक्षा गुरु, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। लाला श्रीनिवास दास कृत उपन्यास परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है, ठीक है ना। उपन्यास माना जाता है, ऐसा नहीं कि माने पहला रचना हो गई। इसका प्रकाशन 1882 ईस्वी में हुआ था। आनंद मठ, बंकिम चंद्र चटर्जी, गबन, मुंशी प्रेमचंद, तितली, जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है, ठीक है ना। चलिए दोस्तों तो आगे चला जाए। परीक्षा गुरु श्रीनिवास दास 1882। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस युग में हुई? नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस युग में हुई थी, ये आपको बताना है। तो ये जो है भारतेंदु युग में हुई है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 1893 में ईस्वी में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई। चूँकि भारतेंदु हरिश्चंद्र का युग 1868 से 1900 ईस्वी तक माना जाता है, इसी बीच में 1893 आ रहा है। अतः नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना भारतेंदु युग में हुई। द्विवेदी युग 1900 से 1920 तक माना जाता है। तो आधुनिक काल को अलग अलग लेखकों के नाम पर रखा गया है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है, बताइए। तो ये है लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। हिंदी साहित्य की भूमिका नामक पुस्तक के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जीवन काल है। सब पूछ लेना, कुछ मत छोड़ना, ठीक है ना। देख रहे हैं मैंने जो मन चाहे सो पूछ लो भैया। कहने का मतलब कि हम लोग हिंदी भाषा के विद्यार्थी तो है नहीं कि जो मन चाहे सो पूछ लो। कुछ प्रश्न दिए ही जाते हैं ताकि आप उनको छोड़ें या गलत करें। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जीवन काल है, बताइए क्या काल है उनका? तो ये 1864 से 1938 माना जाता है। 1864 से 1938। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1864 ईस्वी में रायबरेली के दौलतपुर ग्राम में तथा मृत्यु 1938 में रायबरेली में हुई। बरेली और रायबरेली अलग अलग है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश के दो जिले हैं। रायबरेली लखनऊ के पास है,